बचपन से ही छोटी बच्चियों के पढ़ाई के लिए सतत जूझते हुए उन्हें प्रेरित करना, स्कूल में दाखिला कराना, खुद भी पढ़ाना, ये बेगम शहनाज हिजरत का एक लक्ष्य रहा। और ये सफर उनका बचपन से लेकर आज तक जारी है। भारत सरकार के महिला विकास विभाग और फेसबुक ने संयुक्त रूप से उन्हें देश की 100 वीमेन अचीवरों में उनका चयन किया। राष्ट्रपति भवन में बुलाकर उनका सम्मान किया गया और ये अवसर इतना महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने ट्वीट करके उनको बधाई दी। बेगम शहनाज हिजरत का ये सफर अभी तक जारी है और आज भी वो तालीम घर नाम की एक संस्था चलाती हैं, जहाँ कमजोर वर्ग की मतलब हैसियत नहीं है उन परिवारों की छोटी बच्चियों को पढ़ाना, उन्हें अपने पैरों के बल खड़े होने के लिए वो प्रेरित करती है। रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी काफी हद तक उनकी सहायता करती है। आज हमारे साथ में बेगम शहनाज हिजरत जी हैं। इनसे हम जानेंगे इनके पूरे सफर और अब तक की दास्तान। बेगम शहनाज हिजरत का विवाह महात्मा गांधी ने करवाया था और नागपुर जिले में जो सेवाग्राम आश्रम है, वर्धा जिले के सेवाग्राम आश्रम में इनका विवाह हुआ था। एक लखनऊ से राज्यसभा के 2 बार सदस्य रह चुके और 4 बार विधान परिषद के भी वो सदस्य रहे हयातुल्लाह अंसारी साहब, वो कौमी आवाज के प्रधान संपादक भी थे। उनके पुत्र हिजरत अंसारी साहब के साथ में शहनाज जी का विवाह हुआ। शहनाज जी आज हमारे साथ में हैं, आज उनसे चर्चा होगी। शहनाज जी, आप अपने सफर के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई और आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे की कहानी। बहुत रोचक भी है और रोमांचक भी है, क्योंकि मेरा बचपन जो है वो बहुत ज़्यादा पर्दे में गुजरा था। ये कि मेरे घर में मैंने अपने फादर, मुझे याद नहीं है जब उनकी डेथ हुई, और कोई भाई भी नहीं था मेरा। तो हम सिर्फ 4 औरतें थी घर में। मेरी मदर थी जो गांधी जी के आश्रम में पढ़ी थी, वहीं पली बड़ी थी, और मेरी नानी थी। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं घर में, मतलब इतनी अच्छी मुझे तालीम दी है, इतना रोशन ख्याल बनाया बचपन में कि उसका असर मेरे ऊपर ये हुआ कि जब मैं 10-11 साल हुई तो मुझे मतलब महसूस होने लगा था कि जो मुसलमान लड़कियां हैं ये घर में कैद हैं, बिल्कुल इनका बाहर का कोई हवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, वो सांस लेना चाहती है। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि किसी तरह से उनको सामने लाऊं, मतलब। और दूसरा अपना भी था कि मेरी नानी जमींदार थी, उनको जहेज में 7 गांव मिले थे। अब जो ये जमाना मेरा है ये 80s 90s वाला था, 70s वाला था, क्योंकि 67 बॉर्न हूं मैं। तो मैंने ये देखा कि जब भी मेरे स्कूल के लिए कोई फीस की जरूरत होती थी, वो एक घर भेज देती थी अपना। तो ये चीज मुझे दिल के ऊपर, मतलब वो पढ़ाई की अहमियत जानती थी, वो पढ़ाई की अहमियत, और वो इसलिए एक घर भेज देती थी और फिर पूरे साल का खर्च वो उससे चलाती थी। तो ये चीज इसने मेरे दिल को बहुत वो किया, और जिसको कहते हैं ना, द्रवित किया। और मुझे लगा कि मैं लड़की होकर शायद बोझ बन रही हूँ इन लोगों के ऊपर, अपनी अम्मी के ऊपर, अपनी नानी के ऊपर। तो थोड़ा सा बगावत वाला वो चीज़ मेरे अंदर आई कि मुझे सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उसके लिए ये था कि मैंने सोचा कि अगर मैं एक स्कूल बनाती हूँ, बच्चे उसमें पढ़ेंगे, तो मेरे दोनों काम पूरे हो जाएंगे। जो लड़कियों को बाहर निकालने की जो मेरे अंदर ललक थी वो भी होगी, और मुझे पैसे भी मिलेंगे। तो ये सोच के मैंने अपनी मदर से फरमाइश की कि मुझे एक घर दे दें 5 कमरों का, और मैं उसमें स्कूल चलाऊंगी। क्या उम्र रही होगी उस वक्त? लिटरली मेरी उम्र जो थी वो 10-11 साल थी, और मैं खुद 9th क्लास में थी, क्योंकि मेरे ज़माने में ये था कि कोई देखने वाला नहीं था। बस मेरे मामा मुझे स्कूल लेके गए, नगर निगम के स्कूल में, उन्होंने किताबें पढ़वाई, मैंने फर किताबें पढ़ दी, और उन्होंने मुझे 4th क्लास में
आप समझ रहे हैं, मेरे ख्याल में 4-5 साल की उम्र में चौथी क्लास में एडमिट कर लिया और ऐसे करके मेरी पढ़ाई हुई। तो मेरे हाई स्कूल करने के बाद कानून बनाया कि 14 साल का बच्चा होना जरूरी है, वरना मैंने बहुत जल्दी हाई स्कूल कर लिया था। तो इसमें जो था बार बार मतलब मुझे ये था कि मैं स्कूल बना लूं, तो ये फिर मैं मोहल्ले में निकली, अपने मोहल्ले के बच्चों को जमा किया, सारे बच्चों को, उनको कहा कि मैं फ्री पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे पास हयातुल्लाह साहब का, आपको पता है वो हम लोग के फैमिली फ्रेंड थे और बचपन से मैंने उनको अपने घर देखा था। तो उनका एक कायदा था 10 दिन में उर्दू 10 दिन में हिंदी, जो हिंदी उर्दू दोनों पढ़ाते थे वो। तो वो किताबें मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को इस किताबों से पढ़ाऊंगी। तो मैं निकली और मोहल्ले में घूम के सब बच्चों को इकट्ठा किया, उनको लाई, और मेरी मदर ने, किस शहर की बात है? ये मुरादाबाद में समली गेट, वो बच्चों का घर आज भी है, आज वो मेरे तालीम घर का ऑफिस है मुरादाबाद का। तो वो घर मिल गया और इस तरह से मैंने, तो अब ये समझ लीजिए कि मैं चपरासी भी थी, मैं टीचर भी थी, मैं प्रिंसिपल भी थी। बच्चों को बिठा के बाकायदा घंटा बजाती थी, बच्चों को बिठा के मैं खुद अपने स्कूल चली जाती थी और बच्चों को काम दे जाती थी, फिर लौट के आती थी। और आप बिलीव करेंगे 12 बजे स्कूल से लौट के आती थी, फिर 4 बजे तक उन बच्चों को पढ़ाती थी, उनके साथ खेलती भी थी। ऐसे करते करते समझ लीजिए कि 2-3 साल में जब 2-3 बैच निकले बच्चों के, तो मुझे ख्याल हुआ कि अब इनसे फीस लेनी चाहिए ताकि मैं भी सेल्फ सफिशिएंट बनूं, मेरी पढ़ाई के लिए मुझे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने 5 रुपए फीस रखी उस वक्त, ये है 75 की बात, और 500 बच्चे हो गए। और वो सब पैसे जो थे ना, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था वो। लेकिन ये था कि मेरी मदर ने कभी मुझे नहीं पूछा कि तुम कितने पैसे हैं, क्या है। वो पैसे मैंने चैरिटी में ही खर्च किए, जिस बच्चों के पास कपड़े नहीं है, किताबें नहीं है, इवन के अपने कॉलेज में, इवन के मैं तब तक गोकुलदास पहुंच गई थी बीए के लिए, फिर उसके बाद मैं केजी के कॉलेज गई पढ़ने। तो वहाँ जो भी बच्चे मुझे जरूरतमंद मिले, मैं उनकी मदद करती थी। तो यहाँ से मेरा सफर जो है वो शुरू हुआ। और इत्तेफाक की बात ऐसा हुई कि जब मेरा इरादा था कि मैं आईएएस बनूंगी और मैं अपनी अम्मी को मतलब इतना आराम दूंगी, अगर उनका बेटा नहीं है तो उनको कभी महसूस ना हो, ये मेरा था। लेकिन मैंने उसमें मेहनत की और मैं आईएएस मेन तक पहुंच भी गई। और मैं शायद मेन का रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले हयातुल्लाह साहब हमारे यहाँ एक पार्टी में आ गए, जहां पर हमारा स्वयंवर हो रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि लड़के रिश्ता लेके आते हैं। तो जो मेरे बाबा थे, बाबा मैं कहती थी अपने मामू को, जो हमारे देखभाल करते थे, तो बाबा ने कहा कि शहनाज के बहुत रिश्ते हैं, तो एक दिन सबको बुला लिया जाए। और जो शहनाज, मतलब अब देखे पर्दे वाले थे सब कुछ, मैं दूसरी क्लास में पर्दे के रिक्शा में बैठ के स्कूल जाती थी, इतना पर्दा था मेरे घर में। कोविड में मैं पहली मुसलमान लड़की थी जो केजी कॉलेज में पढ़ने गई 5000 लड़कों में, और मैं अकेली मुस्लिम लड़की थी। और मेरे बाबा ने शर्त ये रखी थी कि सिर्फ मतलब आंखें दिखेंगी, चेहरा कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हें अगर पढ़ना हो तो जाओ। अब चूंकि मुझे आईएएस बनना था, तो उनकी हर शर्त मानी मैंने। और मैं आज मुझे कहते हैं फख्र हो रहा है कि मैं उस कॉलेज में पढ़ी और बहुत इज्जत से रही। या इवन के मैं वहाँ प्रेसिडेंट बनी, कॉलेज की प्रेसिडेंट बनी, और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया और मेरी बहुत हेल्प की। तो सिद्दत साहब से शादी के पहले किसी आईपीएस के साथ में आपकी शादी तय हुई थी? नहीं, मैं वो बता ना, रिश्ते आए थे। एक मजिस्ट्रेट था लड़का, रेलवे मजिस्ट्रेट था, एक ही आईपीएस थे, और सिद्दत का तो कोई नाम निशान नहीं था, ठीक है। एक और कोई थे, वो भी इसी कैडर के थे। उन तीनों के रिश्ते थे। तो बाबा ने उस पार्टी में इन तीनों को बुलाया था। तो मैंने शाम को मतलब बाकायदा जो मुझसे पूछा गया, मेरे कजन ने पूछा कि तुम्हें इन तीनों लड़कों में कौन अच्छा लगा, तो मैंने कहा मुझे आईपीएस ज्यादा अच्छा लगा है। मतलब बहुत पर्सनल बात है। तो लेकिन उस वक्त सिदरत और उनके अब्बा भी उस पार्टी में आए थे। जब मैं सुबह अगले दिन सो के उठी और मैं नाश्ते की मेज पे आई, तो हयातुल्लाह साहब और सिदरत भी थे। तो मेरी बहन ने कहा, शहनाज तुम्हें पता है तुम्हारी शादी किससे हो रही है? मैंने कहा किससे? कहने लगी सिदरत भाई से। तो मैंने सिद्दत से डायरेक्ट पूछा, मैं सिद्दत भाई आ रही हो सीरियस? क्योंकि मुझे सिद्दत का पता था कि सिद्दत की हमारी बचपन से दोस्ती थी, जान पहचान थी कि वो किस टाइप की लड़की को पसंद करेगी, कैसा होगा उनका, या क्या कैडर है। तो हम उसमें, हमें अपने आप के बारे में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई इंटरेस्ट चाहिए था। लेकिन अब्बा ने उस वक्त कहा, उन्होंने कहा नहीं वी आर सीरियस, और हम 2-3 दिन के बाद आके अब तुम्हें ले जाएंगे।
तो उस रात में उन्होंने वहां पार्टी से आके मेरी अम्मी से कहा कि मैं बचपन से चाहता था कि शहनाज की शादी सिदरत से हो, और अब मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो अम्मी हमारी बहुत उनकी इज्जत करती थी, बहुत उनसे मोहब्बत करती थी, क्योंकि गांधी जी के जब आश्रम में मिली थी तो उनके जो फादर थे, मेरी मदर के जो फादर थे, वो मुरादाबाद के पहले म्युनिसिपल कमिश्नर बने थे उस इलेक्शन में, शायद 30 या 35 में, और उन्होंने डॉक्टरी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो मुस्लिम लीग, आपको पता है उस वक्त दो ही पार्टी थी, कांग्रेस या मुस्लिम लीग। तो तीसरे दिन, उनके जीतने के तीसरे दिन बाद, मेरी अम्मी शायद 5 साल की थी और मुस्लिम लीग ने उनका कत्ल कर दिया, उनके ऊपर दीवार गिरा दी, मतलब साजिशन, उनकी डेथ हो गई। तो उनके जो दोस्त थे करीबी, अगर आपको याद होगा, महावीर पोद्दार जी थे और वो गांधी जी के साथी थे। उन्होंने कहा अफजल को हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम अफजल को फिर उनके वालिद की तरह ही बनाएंगे, तो उनको गांधी आश्रम में पढ़ाएंगे। तो अम्मी को उस एज में वर्धा भेज दिया था। तो अम्मी वहाँ 16 साल, मतलब एक डिग्री होती थी विद्या विनोदनी, तो वहां पर अम्मी ने वो करके पढ़ के फिर वो विनोबा जी के साथ लग गई थी। तो विनोबा जी ने इधर ही जो आपका धनौरा मंडी, ये सब है, ये अम्मी के अंडर में था। तो अम्मी भी उस जमाने में, आप सोचिए कि बहुत उन्होंने भी बैरियर्स तोड़े थे कि वो घोड़े पे बैठ के मुरादाबाद से धनौरा मंडी जाती थी। तो शादी के बाद से ये बच्चियों के पढ़ाने का सिलसिला कैसे आगे बढ़ा? देखिए, बट स्कूल तो मैं वहां छोड़ के आई थी, वो 87 तक वो स्कूल बच्चों का चलता रहा, उसका नाम बच्चों का घर था। अब वहां मेरा ऑफिस है ऑल इंडिया तालीम घर का। यहाँ पर सिलसिला ये हुआ क्योंकि अब्बा भी एडल्ट एजुकेशन से जुड़े थे, उनका ऑल इंडिया तालीम घर एक संस्था थी जो एडल्ट्स के लिए काम कर रही थी, और ये लोग दिल्ली में काफी एक्टिव थे। तो मुझे मौका मिला सिदरत के साथ काम करने का सीलमपुर में। तो हमने वहाँ काफी, मतलब पूरे सीलमपुर को अगर देखा जाए तो औरतों को हमने लिटरेट किया। अब ये बदकिस्मती थी कि सरकारें चेंज हुई और वो चीजें, मतलब हम लोगों को बहुत शॉकिंग उसमें गुजरना पड़ा कि सरकार से उस वक्त मदद मिलती थी, अब्बा को प्रोजेक्ट मिलते थे। अब सिदरत घर का पैसा उसमें लगाते चले गए, और एक वक्त आया कि सिदरत ने सब कुछ लगा दिया और सरकार की तरफ से उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो हम हैंड टू माउथ हो गए। तो उस वक्त ये था कि अब्बा रिटायर होने वाले थे और मैं फुल्ली, मतलब इस लाइन में आ चुकी थी, एडल्ट एजुकेशन की फील्ड में आ चुकी थी, क्योंकि पूरा सीलमपुर, राजीव गांधी जी ने एक बार मतलब ये कहा कि उन्हें पता चला कि अंसारी साहब ये काम कर रहे हैं, कि पूरा सीलमपुर उन्होंने पढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या ये सच है? तो सिदरत ने कहा सच है। तो दिल्ली में, जी जी, दिल्ली सीलमपुर। उस वक्त अब्बा MP थे ना, तो हम लोग वेस्टर्न कोर्ट में ही रहते थे। तो उसके राजीव जी ने फिर अपने यहाँ इनवाइट किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 10,000 लड़कियों को लेके जिनको आपने पढ़ाया, आप हमारे घर आइए, मैं इंटरनेशनल मीडिया बुलाऊंगा। तो सिदरत लेके गए 10,000 लड़कियों का। उन्होंने, सिदरत ने कहा था कि ये वो है लड़की जिनको हमने 3 महीने में लिटरेट किया है, तो किसी को भी आप उस दिन का पेपर दीजिए, जब आपके पास है उस दिन का पेपर दीजिए, किसी को भी खड़ा करके पढ़वा लीजिए, उसमें हिंदू मुसलमान सब थे। तो मुझे याद है कि कोई IB के या जो होते हैं आपके इंटेलिजेंस वाले, उसमें घूम रहे थे कि पैसे देके तो नहीं लाए हैं। एक साहब मेरे पास भी आए, कह रहे अंसारी साहब कितने पैसे देके लाए? तो मैं कहा हम लोग सब जो लड़कियों को पढ़ाया उन्हीं को लेके आए हैं। खैर बहरहाल, तो वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर ये हुआ कि अब इसमें काफी लॉस जब हुआ, क्योंकि वॉलेंटरी हम लोग काम कर रहे थे, तो अब्बा रिटायर होने वाले थे, तो फिर मुझे लगा कि फाइनेंशियल मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिदरत डिपेंड तब तक अब्बा पे ही करते थे, वो अपना कोई काम नहीं करते थे। तो मैंने सिदरत को मोटिवेट किया कि हमें कुछ अपना काम करना चाहिए, ताकि, तो हयातुल्लाह साहब ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहती हो, तो मैंने कई चीजें उन्हें ऑप्शन दिए। उनका जनरल, क्योंकि आपको पता है ना, शादी के पहले दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे घर की औरतें काम नहीं करती हैं, इसलिए आपको IAS भूलना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले कुर्बानी तो मेरी वही हो गई थी, ठीक है। तो अब जब ये फाइनेंशियल थी, तो मेरा जो बेटा है वो हो चुका था, तो मैंने सिदरत को ये समझाया कि भाई कुछ करेंगे तो हम लोग आगे चल पाएंगे, वरना तो बहुत MP हैं जिनके बच्चे चोर उचक के घूमते हैं, जेब कतरे हो रहे हैं। तो सिदरत ने भी समझा और अब्बा के सामने हमने रखा। तो अब्बा ने कहा कि ठीक है, क्या करना चाहती हो? तो जो ऑप्शन और मैंने रखे, जर्नलिज्म में जाने का रखा, और TV से ऑफर था वो रखा। उन्होंने कहा नहीं। तो आखिर में ये हुआ कि मैं फर्नीचर डिजाइनिंग का मुझे बहुत शौक था, अपना घर में अपने शौक पूरे करती थी। तो मैंने अब्बा से कहा अगर मैं फर्नीचर डिजाइन करूं तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अरेंज करेंगे। तो उनके पास शायद कोई यहाँ जमीन थी जिसमें अब एक्साइज का
वो है ऑफिस है, तो वो शायद अब्बा की थी, अब्बा ने वो बेचा और फिर वो हम लोगों को पैसे दिए और हमने वहाँ फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। तो उस जमाने में जब तक हम नोएडा आए हैं, अब्बा के रिटायरमेंट के बाद हम नोएडा में सेटल हुए, किराए का ही घर था, तो वहां तक भी सब ठीक ठाक था और हम अपने साथ ये जो जितने काम थे ये सब एडल्ट एजुकेशन कर रहे थे। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा सबसे पहला जो एम था बचपन से ये था कि किसी का मोहताज नहीं होना है। मुझे अपने कौम से बहुत शिकायत है, मुसलमान कौम से शिकायत है कि वो दूसरों का मुंह देखते हैं कि सरकार ये दे, वो करे, ये दे, ये दे। भाई आप खुद इस काबिल बनिए कि आप देने वाले बने। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लेने वाले ना बने। आप गवर्नमेंट को दीजिए कि हम ये दे रहे हैं, ये दूसरों के लिए। तो मैं ये चाहती थी कि मेरी जो सोच थी उस सोच की लड़कियां मैदान में आए और मेरी तरह बने कि मैं जिस तरह से उस पिंजरे से निकल के आई हूँ जहां पर मतलब मर्द नहीं चाहते थे। हमारे यहाँ मर्दाना जनाना था, तो हमारे यहाँ कोई मर्द नहीं आ सकता था अंदर। आप समझ रहे हैं? सिवाय हमारे मामू के, वो जुमे के दिन आते थे, नमाज पढ़ने के बाद खाना हमारे साथ खाते थे। वो एक एंट्री वो थी कि जो हमारे घर में मर्द आते थे और ना बाहर की दुनिया से हमारा कोई राब्ता नहीं था। और मैं वो महसूस कर रही थी कि जब तक लड़कियां बाहर नहीं निकलेंगी, दुनिया नहीं देखेंगी, तो तब तक वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें भी मेंटल आजादी चाहिए है। तो ये सब होते होते इत्तेफाक की बात ऐसी हुई कि 94 में सिद्दत की मदर की डेथ हो गई। उस जमाने में यहाँ बहुत लखनऊ में एक्टिव थी, बज़्म ख़वातीन एक संस्था थी, 1934 में बनी थी गांधी जी के कहने पे। तो फाल थी वो जनाना पार्क है, आप जानते हैं कि बहुत हिस्टोरिकल। उस पर आएंगे जी जी जी। आगे उस पर। तो वो 1934 में बनी थी और 94 तक वो काफी बूढ़ी भी हो गई थी, इतना संभाल नहीं पा रही थी। क्योंकि जब मैं आई हूँ तो मेरे ससुर ने मुझे कहा कि बस शहनाज हमारे पास कुछ नहीं है, ये चंद किताबें हैं जो मैंने लिखी हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, एक अर्ग भी किराए का है। और ये मेरी अम्मी ने मुझे शादी के वक्त भी कहा था कि शहनाज तुमने आईपीएस को पसंद किया, मजिस्ट्रेट था, वो लड़का था, ठीक है, और सिद्दत के पास कुछ नहीं है, इनके पास घर भी नहीं है, इनका कोई बैंक बैलेंस भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ईमानदार लोग हैं और मुझे इनकी ईमानदारी शराफत पसंद है, ऐसे लोग हमें मिलेंगे नहीं। और आज मुझे राजू भाई ईमानदारी की बात है, बहुत फख्र महसूस होता है कि मैंने अपनी अम्मी की वो बात सुनी। और आज जो मैं सोचती हूँ कि जो इज्जत अल्लाह मियां ने दी है वो उनकी दुआओं की वजह से। तो यहाँ आने के 94 के बाद अब्बा ने कहा कि विरासत में हम तुम्हें 2 ही चीजें दे रहे हैं, तालीम कर रहे हैं और बज़्म ख़वातीन है, और तुम्हें संभालना है क्योंकि तुम्हारी सास ने इसको बहुत खून पसीने से बनाया है। तो 15 जून 1994 को पहली बार मैं जनाना पार्क गई, तो वहां मेरी कॉल पे सिर्फ 2 औरतें आई थी। तो मुझे बड़ा मतलब शौक भी लगा कि इतने सालों से काम हो रही है संस्था में, इस वक्त बुलाने पे 2 ही औरतें आई हैं। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी और मैं लगी रही। और आज आपको खुशी होगी कि ऑल इंडिया तालीम घर के बैनर में 2 लाख टीचर मैं तैयार कर चुकी हूँ, मतलब जो ऑन रिकॉर्ड है। और पिछले दिनों में वो 1914 से 2014 से पहले सब सरकारी नौकरी में भी लगते थे, अभी इधर कोई बढ़त नहीं हुई है। और बज़्म ख़वातीन में भी इस वक्त आज की तारीख में कितना बच्चा पढ़ रहा होगा? अभी देखिए मैंने बताया ना 2 लाख बच्चे पास आउट हो चुके हैं हमारे। और अभी जो मैं मदरसा जो चला रही हूँ उसमें भी मतलब 1-2 हजार लड़कियां तो आलिमा बन के निकल चुकी हैं। लेकिन साथ ही बज़्म ख़वातीन में मैं एडल्ट क्लासेस भी चलाती हूँ, जो सब वॉलंटरी काम करते हैं मोहल्लों में अपने अपने स्तर पे, बस वो उर्दू हिंदी पढ़ाते हैं। कि मेरा मकसद है कि हिंदुस्तान में कोई कम से कम इलिटरेट ना रहे, क्योंकि सरकारें इस मामले में सीरियस नहीं है। मैं बगैर डरे कहूंगी कि सरकार इस मामले में सीरियस नहीं है, नहीं पढ़ाना चाहती। स्वरोजगार की प्रेरणा कैसे देती है? वो तो आपको पता है ना कि वो तो मैंने अपनी जिंदगी से ही ली है। मैं 13 साल की उम्र में स्वरोजगार से जुड़ गई। तो उस वक्त मेरे सामने आया था मुरादाबाद का फसाद 80 वाला, 1980 में जो वहां पर दंगा हुआ था। तो उसमें मैंने देखा था कि जो मेरी जानने वाली करोड़पति औरतें थी, जो बड़े बड़े कारखानों के माल जिनके मतलब शौहर को के थे, उस वक्त वो सड़क पे आ गई और वो फिर बुरके में भीख मांगते हुए मैंने खुद देखा उनको। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि अगर ये पढ़ी लिखी होती तो
ये नौबत ना आती। आप समझ रहे हैं? मैंने उनका एक्सप्लॉइटेशन भी देखा। ये जो मेरे अंदर इतना औरतों के लिए वो आया जज्बा, ये सच बात बता दूं आपको, उसके बाद आया कि औरतें कितनी निरीह हैं, कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही, औरत की सिर्फ बात हो रही है। उसमें सब लोग शामिल थे कि जब जिनके घर लूटे, जिनके लोग मरे, वो सब सड़कों पर थी औरतें। और फिर लोग किस तरह से उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे कि अगर वो मांगने के लिए आई हैं तो आदमी उनका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। ये मेरा बचपन था जो मेरे दिल पे नक्श हो गया कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो उसके साथ कभी ये नौबत नहीं आई। और उस चीज ने मुझे आज तक मोटिवेट कर रखा है। लगभग मैं सोचिए कि अब 60 1-2 साल बाद 60 साल के हो जाऊंगे, लेकिन मेरी हिम्मत वो खत्म नहीं हुई, वो चीज जारी है। आज मैंने बहुत चेंजेस लाई हूँ। बज़्म ख़वातीन में भी हर महीने जलसे होते हैं और नॉन स्टॉप है, आपको पता। और जो मैंने ये मदरसा चला रही हूँ, मदरसा हयातुल उलूम फरंगी महल में, इसमें आप बिलीव करेंगे कि ब्राजील, जर्मनी, अमेरिका और जर्मनी से और स्विट्जरलैंड से लड़कियां अभी भी आ रही हैं। कोरिया से लड़कियां आ रही हैं जो ये ट्रेनिंग दे रही हैं लड़कियों को, कुछ ना कुछ हुनर सिखा रही हैं, और वो वॉलंटरी काम कर रही हैं। तो लखनऊ में आपने तमाम बाग, पार्क, मोहल्लों के नाम सुने होंगे, लेकिन एक जनाना पार्क भी है लखनऊ में, अमीनाबाद में। बज़्म ख़वातीन वहाँ पर हर पखवाड़े बैठक करती है, महिलाओं की समस्याएं सुनी जाती हैं, उनको सुन करके आगे बढ़ाया जाता है, संबंधित विभागों को भेजा जाता है। तो शहनाज जी जरा ये बताइए कि उसमें किस तरह की ज्यादातर समस्याएं आती है? देखिए, बता दूं आपको कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी है, और मेरा सबसे तारीख पहलू भी है, वो 3 तलाक वाला मुद्दा था। कि जिस दिन से मैंने जनाना पार्क में कदम रखा था, वहाँ जो हमारी मेंबर्स थी जो बराबर बढ़ रही थी, आप समझ, इस बार 1-1.5 लाख मेंबर्स हैं ऑलरेडी बज़्म ख़वातीन की। तो उसमें से 10% तादाद उन लड़कियों की होती थी जो तलाकशुदा थी या उससे पीड़ित थी या घरेलू हिंसा का शिकार थी। तो मैंने उसके बाद काउंसलिंग शुरू की 2003 से, और 2003 से मैंने तलाक वाले मुद्दे को काम करना शुरू किया। और 2009 तक मैं मुसलमान जितने स्कॉलर्स थे, जितने बड़ी जिनकी संस्थाएं हैं, सबसे कांटेक्ट करके इसको कहा कि भाई इसको रोकिए, क्योंकि उस वक्त मेरे पास मुसलमान औरतें ज्यादा थी। तो बहुत कोशिश की मैंने, और हर तरह से उनसे पर्सनल लॉ बोर्ड से मिलके, और सबसे मतलब कोई दुनिया में मुसलमान ऐसा नहीं है जिसे मैंने बात ना की हो इस मुद्दे पे कि जो गलत हो रहा है इसको आप क्यों नहीं कह रहे हैं, इसके खिलाफ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि मैं खुद कुरान पढ़ा है मैंने, और मैं समझती हूँ इस्लाम को। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। बल्कि 2009 में अगर आपको याद होगा तो पर्सनल लॉ बोर्ड का जलसा हुआ था, बहुत बड़ा जो था, उसमें पहली बार महिलाओं को भी इंट्रोड्यूस किया था, और मेरे पास भी ऑफर आया कि आप उस मेंबर बनाने का, उन्होंने भेजा मुझे, नदवे ने। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे 2-3 पॉइंट है, अगर आप उससे एग्री करेंगे तो मैं जरूर मेंबर बनूंगी। नदवे से दर्शक पूरा स्पष्ट नहीं हो पाएंगे, आप पूरा उसके बारे में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक है, बोर्ड की मीटिंग थी नदवे में। तो नदवा पूरा आपको स्पष्ट करना चाहिए। वो लोग हैं जो एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट है जो जहाँ पर आलमियत की, फजीलत की पढ़ाई होती है, जहाँ से बड़े बड़े स्कॉलर बन के निकाल। ये इसलिए कहा कि लखनऊ के लोग तो नदवे के नाम से वाकिफ हैं, जो दूर दराज बैठे लोग। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, ऐसे दारुल उलूम नदवा भी है, और वहीं पर ही पर्सनल लॉ बोर्ड, क्योंकि उसके जो चीफ थे वही पर्सनल लॉ बोर्ड के भी हेड थे उस वक्त, मौलाना अबुल क्या नाम था उनका, नाम अभी याद आएगा, एकदम से स्लिप कर रहे हैं। जी जी जी। तो उन्होंने मुझे भेजा था ऑफर कि आपको हम पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब औरतें आ रही हैं तो आप भी उसमें शामिल हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि देखिए मेरे ये 2-3, तो जब आपको विश्व की 100 महिलाओं में चुना गया, ये उससे पहले की बात है, ये उससे पहले की बात है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो ये 2016 की बात है।
तो मैं वही आ रही थी कि मैं तलाक के मुद्दे को उठा रही थी। 2009 से 2015 तक मैं मुस्लिम स्कॉलर से बातें कर रही थी, जितनी भी संस्थाएं टॉप की हैं सबसे, इंडिया की जो टॉप की हैं सबसे बातें कर रही थी, और 3 तलाक की तरफ लाई थी। नहीं सुना उन्होंने। तो एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैं 15 को जनाना पार्क में थी। मैंने डीएम साहब को जनाना पार्क बुला के एक मेमोरेंडम मोदी जी को भेजा और उनसे कहा कि आज शाम तक पीएमओ तक भेज दीजिए। अगले दिन ही मोदी जी ने उसको कहा कि हम इसके ऊपर गौर करेंगे और 3 तलाक पे कानून बनाएंगे। आप समझ रहे हैं, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसकी वजह से मैं सबकी नफरत का शिकार अलग हो गई। अलग बात है। बड़ी चीज है भाई कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने आपको बधाई भेजी, खास तौर पर हाँ, तो मार्क जुकरबर्ग ने आपको बधाई भेजी। उसके बाद का जो है 2009 के बाद 2012 में हिंदुस्तान टाइम्स और 2013 में जो हिंदुस्तान टाइम्स अपना अचीवमेंट अवार्ड वो करता है, तो उसमें वो वोटिंग कराते थे पूरे यूपी से, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला 2012 में, 2013 में। तो फिर ये जो बात है हो सकता है हिंदुस्तान तक गई हो, लोगों तक गई हो। तो 2016 में जब मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक से और ये जो था मंत्रालय आपका महिला विकास मंत्रालय, इनके उससे महिला और बाल विकास, जी जी, तो इनके उनसे फिर वो करवाई, इलेक्शन करवाया, मतलब वोटिंग से कराया, तो उसमें भी मेरा नाम आया। तो जो मुझे गर्व है इस बात पे कि भारत की जो 100 प्रभावशाली महिलाएं थी उसमें मेरा नाम आया और तीसरे नंबर पर आया। तो मुझे इस बात की अभी तक खुशी है, लेकिन इस बात का अफसोस भी है कि सिवाय आपके किसी ने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। शहनाज जी का काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुचर्चित है। देश और विदेश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर उनके कामकाज की सराहना हुई है, व्यापक विशद चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक सरकारी स्तर पर कोई शहनाज जी को शिनाख्त नहीं मिली है। कभी कोई सरकारी पुरस्कार, अलंकरण आदि से अभी तक कोई इनको नवाजा नहीं गया है। तो आज हम लोगों ने जाना समझा बेगम शहनाज जी से, उनके कामकाज, बज़्म ख़वातीन और तालीम घर के कामकाज की प्रक्रिया, उनकी शैली क्या है। आगे भी इस बारे में उनसे फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो टॉकिंग अड्डा को सब देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।